हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बॉटनी की इस क्लास में आप सबका तहे दिल से स्वागत है और आप सबका जो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब के माध्यम से प्यार मिल रहा है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग इन्वायरमेंटल बॉटनी में अभी तक हम लोग 160 क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे। उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री फ्लोटिंग प्लांट? निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त तैरता हुआ पौधा है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं, लैम्ना, टाइफा, निम्फिया या फिर धनु। इसका सही जवाब कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लैम्ना। लैम्ना ये जो है फ्री फ्लोटिंग प्लांट होता है। ये एक फैमिली होती है जिसका नाम है इक्विड। इक्विड फैमिली का पौधा है और इसी लैम्ना को ही सामान्य तौर पर डकविड्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डकविड्स के नाम से जाना जाता है। इसमें छोटी जड़ें होती हैं जो सीधे वाटर कॉलम से पोषक प्राप्त करती हैं। ठीक है, और ये कैसा है? फ्री फ्लोटिंग प्लांट होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण मूल परजीवी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोटल रूट पैरासाइट? विस्कम, वेलानोफोरा, सेंटेलम या फिर कस्कुटा। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बेलानोफोरा। बेलानोफोरा ये पूरी तरह से स्टेम परजीवी होता है। अगर इसका कॉमन नाम आपको बताएं तो इसके अंतर्गत आता है अमरवेल। अमरवेल को आप लोगों ने देखा होगा, जो किसी भी पौधे पे झाड़ी की तरह पूरी तरह से चढ़ जाता है और ये स्टेम पे पैरासाइट होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलीय वातावरण में उच्च बीओडी मान घोतक है। उच्च बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू पूछा है। आ हाई बीओडी वैल्यू इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट इज इंडिकेटिव ऑफ। बीओडी का फुल फॉर्म क्या होगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। पूछा जा रहा है कि ये मान घोतक कब होगा, इंडक्टिविटी कब होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला एक प्रदूषण रहित तंत्र का, पोषक तत्वों के आधिक्य के कारण एक अत्यधिक प्रदूषित तंत्र का, परपोषियों के बाहुल्य के कारण एक अति प्रदूषित तंत्र का, या फिर स्वपोषी के बाहुल्य के कारण एक अति प्रदूषित तंत्र का। तो जलीय वातावरण में जो उच्च बीओडी की मात्रा है वो पोषक तत्वों के अधिकता के कारण एक अत्यधिक प्रदूषित तंत्र माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उच्च बीओडी क्या बताता है? उच्च बीओडी जो है वो अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता बताता है। इसका फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि जब जीव जंतुओं को ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए तब ये जो है बीओडी की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो मैं आपको बार बार बता रही थी कि बीओडी का फुल फॉर्म क्या है, वही आपसे पूछ लिया। और ऐसे वैसे नहीं, पीजीटी एग्जाम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन बी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दोनों ही इसका सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बीओडी का फुल फॉर्म क्या है? बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सामान्य रूप से जल की गुणवत्ता का निर्धारण जो है वो जैव ऑक्सीजन डिमांड के कारण किया जाता है। एक होता है सीओडी। सीओडी क्या होता है? ये होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, और इसके आधार पे भी जो जल होता है उसमें घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा निकाली जाती है और उसके पीएच के आधार पे बताया जाता है कौन सा जल प्रदूषित है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या दे दिया? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड दे दे या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड दे दे, दोनों ही आपका सही जवाब माना जाएगा। क्योंकि पीजीटी के एक एग्जाम में 2005 में आया था तो एग्जामिनर ने बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसको सही माना था, लेकिन जनरली इसका जो फुल फॉर्म होता है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बीओडी का फुल फॉर्म फिर से पूछा गया एग्जाम में। किस एग्जाम में? इस बार किस एग्जाम में आया? तो ये नवोदय विद्यालय यानी एनवीएस पीजीटी में आया और इस बार जो ऑप्शन दिया है वो दिया है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा कि एग्जामिनर ने बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को भी सही माना और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को भी सही माना। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। सीओडी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, अगला क्वेश्चन, एलोपैट्रिक प्रजातियां हैं। एलोपैट्रिक स्पीसीज आर, एलोपैट्रिक जो स्पीसीज है वो कैसी होती हैं? वे प्रजातियां जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं,
वो प्रजातियां जो भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं, वे प्रजातियां जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं किंतु दूसरे दूसरे क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं, या फिर वे प्रजातियां जो अंटार्कटिक महासागर में पाई जाती है। कौन सी? एलोट्रॉपिक होती है। तो एलोट्रॉपिक के अंतर्गत एलोपैट्रिक के अंतर्गत ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वे प्रजातियां जो भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं, द स्पीसीज इनहेबिटिंग डिफरेंस जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एलोपैट्रिक स्पीसिएशन तब होता है जब एक प्रजाति दो अलग अलग समूहों में अलग हो जाती है, तो एलोपैट्रिक जो है आइसोलेट हो जाता है, एक दूसरे से आइसोलेट हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हेट्रोफिली इज अ जनरल कैरेक्टर ऑफ। हेट्रोफिली सामान्य लक्षण है किसके हैं? जलमग्न पौधे के, पल्लवित पौधों का, मूल युक्त जलमग्न एवं पल्लवित पौधे का, या फिर विभिन्न विधियों द्वारा परागित पौधे का। हेट्रोफिली किसका लक्षण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रूटेड, सबमर्ज्ड एंड फ्लोटिंग प्लांट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हेट्रोफिली मूल युक्त जलमग्न एवं पल्लवित पौधे का सामान्य लक्षण है। एक ही पौधे में दो या दो से अधिक प्रकार की पत्तियां अगर पाई जाएं तो इस प्रकार के पौधे को हेट्रोफिलिक कहा जाता है। मूल युक्त जलमग्न एवं पल्लवित पौधे को हाइड्रोफाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इकोटाइप की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? यानी कि जो शब्द है इकोटाइप कॉन्सेप्ट है, इसको सबसे पहले किसने दिया था? टूरेशन, गॉली, ओडम या फिर टेंसले। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टूरेशन। टूरेशन के द्वारा शब्द इकोटाइप जो है वो दिया गया था। इकोटाइप है क्या? तो इकोटाइप एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें फिनोटिपिक अंतर बहुत कम पाया जाता है। इस पारिस्थितिक तंत्र में जीव जंतु एक ही भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसकी अवधारणा जो है सर्वप्रथम टूरेशन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये स्वीडिश के वनस्पति शास्त्री थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोटाइप शब्द किसने प्रस्तावित किया? वही क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आया और सेम क्वेश्चन यूपी पीजीटी में आया। इकोटाइप शब्द किसने दिया था? तो ट्यूरेशन ने दिया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कब दिया था? अगर आपसे पूछ लिया जाए ट्यूरेशन ने इकोटाइप शब्द कब दिया, तो 1922 में दिया था। कब दिया था? 1922 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं के वे वंश जिनके द्वारा नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेशन, असहजीवी तथा सहजीवी नाइट्रोजन स्थितिकरण होते हैं क्रमशः हैं। मतलब पूछा कौन से वो जीवाणु हैं जिनके द्वारा नाइट्रिफिकेशन होता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिया है, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, नाइट्रोमोनास तथा नाइट्रोबैक्टर। दूसरा है नाइट्रोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम और एजेटोबैक्टर। तीसरा है नाइट्रोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, एजेटोबैक्टर तथा राइजोबियम। तो देखिए, जीवाणुओं के वे वंश जिनके द्वारा नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेजन, असहजीवी तथा सहजीवी नाइट्रोजन स्थितिकरण होता है, उनका क्रम पूछा है। ठीक है, पहले आपको बताना है नाइट्रिफिकेशन किसके कारण होता है। तो नाइट्रिफिकेशन होता है नाइट्रोमोनास के कारण। ठीक है, फिर नाइट्रेशन होता है नाइट्रोबैक्टर के कारण। असहजीवी जो है वो एजेटोबैक्टर है, और सहजीवी नाइट्रोजन स्थितिकरण जो करता है वो राइजोबियम होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, अगला क्वेश्चन, उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं। म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस्ड बाय। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन जो है वो किसके द्वारा प्रेरित किए जा सकते हैं, किसके द्वारा इंड्यूस्ड किए जा सकते हैं? एक्सरे, यूवी रे, नाइट्रस एसिड या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन जो है ये बहुत से कारकों से प्रेरित होते हैं, जैसे एक्स किरण हो गया, यूवी किरण हो गया, नाइट्रस एसिड हो गया, इन सब के द्वारा ये प्रेरित होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कीटभक्षी पौधे प्रायः उस भूमि में उगते हैं जिसमें कमी होती है। कीटभक्षी पौधे, जैसे आप लोगों ने ड्रोसेरा, नेफेंथीज का नाम सुना है, वो पौधे कहाँ उगते हैं? जिस मिट्टी में पानी की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, पोटेशियम की कमी होती है, या कैल्शियम की कमी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन की कमी। जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ के पौधे, वहाँ पे जो है कीटभक्षी पौधे उगते हैं, और अपने शरीर में नाइट्रोजन की मात्रा पूरी करने के लिए ये लोग कीटों को खाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कीटभक्षी पौधे स्वपोषी होते हैं या परपोषी होते हैं, तो आपको बता दें ये भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं,
और जो ये कीटों को खाते हैं ये भोजन के रूप में नहीं खाते हैं, ये अपने शरीर में नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति के लिए उनको खाते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कीटभक्षी पौधे होते कौन से हैं, तो आपने नाम सुना होगा ड्रोसेरा का, यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथीज, ये सभी जो है नेपेंथीज जिसे घटपर्डी या फिर पिक्चो प्लांट कहते हैं, ये सभी कीटभक्षी पौधे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वे पौधे जो एक वर्धी हैं और जिसमें चिरकांतिक यानी पेरिनेटिंग कलिकाएं नहीं होती हैं, जिस लाइफ फॉर्म में रखे गए हैं वह है प्लांट दैट लेक पेरिनेटिंग बर्ड्स एंड आर एनुअल आर प्लेस्ड इन द लाइफ फॉर्म। कौन से हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है फेनेरोफाइट, कैमीफाइट, क्रिप्टोफाइट या फिर थीरोफाइट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, थीरोफाइट। थीरोफाइट वार्षिक पौधे हैं जो एक छोटी अवधि में अपने जीवन चक्र को पूरा करते हैं और बीजों के रूप में कठोर परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। ये आमतौर पर रेगिस्तान और अन्य शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 175 क्वेश्चन जब हम लोग कर लेंगे तो हम लोग कल की वीडियो के कमेंट लेंगे, आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर्स इन। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर, अंडमान, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यानी कि आप कह सकते हैं जो पश्चिमी घाट है, ये भारत का जो पश्चिमी घाट है, यहाँ की ढलानों पे, यहाँ पश्चिमी घाट की ढलानों पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की पहाड़ियों में। उत्तर पूर्वी कौन सा हो गया? ऊपर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर जो है पूर्व हो गया। तो यहाँ पे जो पाई जाने वाली पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे जो है पाए जाते हैं। यहाँ पर पूरे वर्ष गर्मी रहती है तथा एक वर्ष में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन वन में पाए जाने वाले वृक्ष सदा हरे भरे होते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है, ठीक। अगर आपसे पूछ लिया जाए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है इसमें वर्षा कितनी होती है, तो इसमें प्रत्येक वर्ष जो है 2 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और यहाँ पे इसी वर्षा के कारण जो वृक्ष होते हैं वो हरे भरे बने रहते हैं, और जिसके कारण जो है यहाँ पे जो पौधे होते हैं वो हमेशा हरे भरे रहते हैं और इसीलिए इन्हें सदाबहार वन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको पश्चिमी घाट दे दे, पश्चिमी घाट यानी कि ये वाला किनारा, इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके अलावा उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन सी पहाड़ियाँ हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा, ठीक है। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल ड्राई डाइसियस फॉरेस्ट कैन बी फाउंड इन इंडिया। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क, देखिए अब यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षावन नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है डाइशियस ड्राइडॉस फॉरेस्ट, यानी कि उष्णकटिबंधीय शुष्क ड्राई पूछा है, ठीक है, ड्राई पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ सब जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। किन किन राज्यों में? मध्य प्रदेश तो है, इसके अलावा छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये इसमें से सही हो जाएगा। केरल क्यों नहीं होगा? क्योंकि केरल में अभी हम लोगों ने देखा था पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। अब आपसे अंडमान में भी हमने देखा कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय ये भी पश्चिमी घाट का हिस्सा है, तो यहाँ पे भी उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले कल के वीडियो के कमेंट ले लेते हैं, और आप लोग भी पूछे गए क्वेश्चन का अगर जवाब देंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को भी जरूर शामिल किया जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपका जीआईसी और पीजीटी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। मेरे पास कमेंट आया हुआ है ज्योति मौर्य जी का, थैंक यू सो मच। इन्होंने शॉर्ट वीडियो पे कमेंट भेजा है। आप लोग भी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मनु अंसारी का आया है, प्रभु का आया है, प्रभु भक्ति चैनल, ज्योति मौर्य, एमडी चंदन। इस तरह से आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रख सकते हैं। आपके हर एक के क्वेश्चन का, हर एक के बात का पर्सनली मेरे द्वारा रिप्लाई भी किया जाता है, तो आप लोग भी इस तरह से कमेंट जरूर किया करिए।
सबके कमेंट का मैं इंतज़ार करती हूँ। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और जो आने वाले जो न्यू छात्र होते हैं, उन्हें भी पता चलता है कि वीडियो कैसा है, जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो हेल्पफुल है या नहीं है। तो आप लोग बस कमेंट में इतना ज़रूर लिखा करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आपको ये वीडियो एग्ज़ाम ओरिएंटेड लगता है या नहीं लगता है। बाकी अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल ड्राई डाइशियस फॉरेस्ट कैन बी फाउंड इन, शुष्क उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा था अंडमान में तो पाया नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ वर्षा वन पाया जाता है, केरल में वर्षा वन पाया जाता है, पूर्वी हिमालय में वर्षा वन पाया जाएगा। सही जवाब ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आंशिक स्तंभ परजीवी है, यानी कौन सा पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है सेंटेलम, लोरेंथस, कस्कुटा, ओरोवैंकी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लोरेंथस। लोरेंथस ये जो है पार्सली स्टेम पैरासाइट होता है। ये जो है अपने भोजन के लिए पौधे के तनों पर आश्रित होते हैं या लकड़ी के पेड़ों की शाखाओं पर उगता हुआ दिखाई देता है। इसका जो होस्ट होता है वो वृक्ष से पानी और खनिज को चूसता है, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसलिए यह टोटल पैरासाइट ना होकर के पार्शियल पैरासाइट होता है। किस पे, स्टेम पे, ठीक है। यानी कि ये स्टेम से पौधे के जो तने होते हैं वहां से आश्रय तो प्रदान करता है, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिलिएसी का एक पौधा जिसमें अनुपर्ण प्रतानों में रूपांतरित होते हैं, एस्पेरेगस, एस्फ्रोडेलस, ग्लोरियोसा या फिर स्माइलैक्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी स्माइलैक्स। स्माइलैक्स लिलिएसी कुल का एक पौधा है जिसमें अनुपर्ण प्रतानों में रूपांतरित होते हैं। टेंड्रिल्स हुक के आकार में होते हैं जो पौधों को सहारा देते हैं। स्माइलैक्स वह झाड़ियां हैं जो चढ़ाई वाली जड़ों और टेंड्रिल्स के कारण पेड़ों पे उगती हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडिफिकेशन ऑफ पेट्रियोल इन टू लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, पर्णवृंत का पत्ती के समान रूपांतरण को क्या कहते हैं। कैलेडोड, फिल्लोक्लेड, फिल्लोड या फिर पिस्टिलोड। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी फिल्लोड। क्या कहलाता है, फिल्लोड कहलाता है। कुछ पौधों में डंठल जो होता है, उनका जो डंठल होता है वो चपटा होता है और पत्ती का आकार ले लेता है इसी को, तथा इनकी जो पर्णवृत्त होती है, इनका जो पैटियोल होता है, ये जो है पत्ती के समान रूपांतरण हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, फिल्लोड कहते हैं, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण करने और भोजन को संश्लेषित करने में सक्षम होते हैं। फिल्लोड अगर उदाहरण की बात करें तो आप लोगों ने बबुल का पौधा देखा होगा कि इनकी जो पत्तियां होती हैं वो चपटी रहती हैं। इनकी पत्तियां कैसी होती हैं, चपटी होती हैं। इनका जो डंठल होता है वो चपटा हो जाता है और पत्ती का रूप ले लेता है, ठीक है। सही जवाब ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टर फाउंड ओनली इन हेलोफाइट इज, केवल लवण मृदोद्भिद में पाया जाने वाला लक्षण है, कौन सा है। धसे वातरन यानी कि संकेन स्टोमेटा, बीबी पैरी, वेलम टिश्यू, बेलामेन टिश्यू या फिर हेट्रोफिली। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी बीबी पैरी। मैंग्रोव पौधों में बीबी पैरी एक विशिष्ट अनुकूलन होता है। मैंग्रोव पौधे किसे कहते हैं, जितने भी हेलोफाइट्स प्लांट होते हैं, जो लवणविद पौधे होते हैं, उन्हें मैंग्रोव पौधा कहा जाता है और इनमें जो है बीबी पैरी अंकुरण होता है और ये इनका विशेष गुण होता है, ठीक है। प्रायः बीजों को अंकुरित होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लवणीय दलदल में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए ये जो है बीज मात्र पौधे पर फल के अंदर रहते हुए ही अंकुरित हो जाते हैं। इस गुण को बीबी पैरी या फिर प्रितस्थ अंकुरण कहते हैं। यह जो हेलोफाइट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधे के निम्नलिखित लक्षणों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पौधों के लक्षण दिए हैं। पहला दिया है विस्तृत मूल समूह, फिर मूल गोप की अनुपस्थिति, पर्णपटल के आकार का घटना, वायुतक की उपस्थिति, पूर्ण विकसित संवहन ऊतक की उपस्थिति। उसके बाद पूछा है कि उपयुक्त में से कौन से लक्षण मरुद्भिद यानी जीरोफाइट्स में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो घटनाएं दी हैं पूछा जा रहा है इसमें से जीरोफाइट्स में कौन कौन सी घटनाएं पाए जाते हैं। तो जीरोफाइट्स जो होते हैं जिन्हें मरुद्भिद कहा जाता है, ये पौधे के प्रमुख बहुत सारे लक्षण होते हैं। जैसे इनमें जो है एक्सटेंसिव रूट सिस्टम होता है, पहला तो बिल्कुल सही जवाब है।
दूसरा इसमें दिया हुआ है कि मूल गोप अनुपस्थित यानी अब्सेंस ऑफ रूट कैप, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो जीरोफाइट्स पौधे होते हैं इसमें रूट कैप जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा तीसरा दिया है पड़ पटल के आकार का घटना यानी रिडक्शन इन साइज ऑफ लीफ ब्लेड्स, तो ये जो है सही हो जाएगा, तीसरा सही है। चौथा दिया है प्रेजेंस ऑफ एरन कायमा, प्रेजेंस ऑफ एरन कायमा जो है ये गलत हो जाएगा, इसमें एरन कायमा जो है वो उपस्थित नहीं होता है। पांचवा दिया है प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू, ये सही हो जाएगा, ठीक है। जीरोफाइट्स पौधे जो होते हैं इनमें विस्तृत मूल समूह होता है, रूट कैप प्रेजेंट होता है, पड़ पटल का आकार घटता है और पूर्ण विकसित समूहन ऊतक पाए जाते हैं, ये सही हो जाएगा। चौथा और दूसरा इसका गलत जवाब हो जाएगा। 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट? सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर HF। तो इसमें पूछा गया है प्राथमिक प्रदूषक नहीं है, तो प्राथमिक प्रदूषक जो होते हैं उसमें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस के जितने भी चाहे NO2 हो, NO3 हो, ये सभी जो है प्राइमरी प्रदूषक होते हैं। लेकिन द्वितीयक प्रदूषक जो होते हैं ये ऐसे प्रदूषक होते हैं जो प्राथमिक प्रदूषक और साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, ठीक है। जैसे उसमें प्राथमिक प्रदूषक भी मौजूद हो और इसके अलावा जो वातावरण की जो प्रक्रिया है उन दोनों की मिक्सचर से जो बनता है वो द्वितीयक पॉल्यूशन कहलाता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा पैन का, पैन पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, लेकिन यहाँ पैन तो दिया नहीं है। इसके अलावा एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है O3 जिसे आप ओजोन कहते हैं, ये ओजोन, पैन, ये सभी जो है सेकेंडरी पॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। GIC बायोलॉजी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, ओके। अगला क्वेश्चन, मोटी उपत्वचा प्राय होती है, थिक क्यूटिकल इज कॉमन इन, मोटी उपत्वचा किसमें होती है? GIC बायोलॉजी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन ये भी है, मोटी उपत्वचा किसमें होती है? हेट्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स या फिर नन ऑफ एबव। तो जो मोटी वो उपत्वचा होती है यानी थिक क्यूटिकल होता है ये हमेशा किसमें होता है? जीरोफिटिक में होता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जीरोफाइटिक जो पौधे होते हैं उनके एपिडर्मिस की बाह्य सतह जो है वो मोटी होती है और स्टोमेटा में धसे होते हैं, इससे इन्हें मैग्निकल टिश्यू जो है वो इनमें जो है मैग्निकल टिश्यू जो है वो पूर्ण रूप से विकसित होता है, संवहन ऊतक पूर्ण रूप से विकसित होता है यानी संवहन बंडल जो है, वैस्कुलर बंडल जो है वो भी विकसित होता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी आपका GIC में आया हुआ क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता प्रतप्त क्षेत्र है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन इंडिया, मतलब भारत में जो बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र है वो कौन कौन सा है? तो बता दें, भारत में हॉट स्पॉट क्षेत्र जो है इसमें से सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 1988 में दिए गए अध्ययन में पहचाने गए 18 हॉट स्पॉटों में 2 भारत में खोजे गए। सबसे पहले कितने थे 1988 में? 18 हॉट स्पॉट, उसमें से 2 भारत में खोजे गए थे, ठीक है। 18 हॉट स्पॉटों से भारत में कितने थे? 2, वो 2 कौन से थे? पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, ठीक। इसके बाद जब नया डाटा आया उसमें पूरे विश्व में 25 हॉट स्पॉट चुने गए और इसमें भारत के 2 हॉट स्पॉट और शामिल किए गए। कौन सा? एक पश्चिमी घाट जिसे श्रीलंका और भारत बर्मा क्षेत्र कहते हैं, और ठीक है ये शामिल किया गया, ये दोनों ही विश्व के 8 शीर्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण हॉट स्पॉटों में शामिल हैं। तो भारत में टोटल कितने हॉट स्पॉट हैं? 4। कितने हैं टोटल प्रेजेंट टाइम में? 4। कौन कौन से? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और इसके अलावा श्रीलंका और इंडो बर्मा क्षेत्र, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट है? ऑप्शन देखते हैं, दिया है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली हिल्स, इंडो गंगा क्षेत्र। अब देखिए एग्जामिनर किस तरह से कंफ्यूज करने की कोशिश की है, अगर आप पूर्वी हिमालय, आपको पूर्वी हिमालय दिया होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पूर्वी घाट दिया है, गलत। पश्चिमी घाट सही जवाब, अरावली हिल्स तो होगा नहीं, इंडो बर्मन क्षेत्र होगा, इंडो गंगा क्षेत्र नहीं, इंडो बर्मन क्षेत्र अगर दिया होता तो वो सही हो जाता, और यहाँ पे इंडो गंगा क्षेत्र दिया है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में जैव विविधता के उद्देश्य से पश्चिमी घाटों को हॉट स्पॉट के रूप में नामित किया गया है। अगला,
जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे भारत का हॉट स्पॉट बनाया गया? तो भारत का हॉट स्पॉट गंगा का मैदान नहीं है, पश्चिमी घाट है, बंगाल की खाड़ी नहीं, दक्कन का पठार नहीं। कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय। पूर्वी हिमालय, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चार कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, श्रीलंका, इंडो बर्मन क्षेत्र, ठीक। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर वह भाग जहां हवा, पानी एवं मृदा के साथ साथ जीव भी पाए जाते हैं क्या कहलाता है? हवा, पानी और मृदा के साथ साथ जीव पाए जाएंगे। जीव पाए जाएंगे तो वो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जीव मंडल, जैव मंडल। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जहाँ पे हवा, पानी, मृदा सब कुछ पाया जाए वो जैव मंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है, जैव मंडल के अंतर्गत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका जीआईसी में आया हुआ है। जो लोग जीआईसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग DSSB की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी लेवल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, उन सब के लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने साथियों के पास ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। या आपका अपना परिवार है, जितना आप इसको शेयर करेंगे उतना आपका परिवार जो है वो बढ़ता जाएगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप कुछ अलग बुक, कोई प्रकाशन जो आपके दिमाग में हो, कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसे भी कराने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द मेजर कॉज ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज, ओजोन परत के अवक्षरण का प्रमुख कारण क्या है? तो हम लोगों ने कल के वीडियो में ही देखा था कि ओजोन परत में जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस होती है वो CFC होती है, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। और ये निकलता कहाँ से है? तो यह एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर से निकलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये ओजोन परत के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती है, ओजोन परत के डिप्लेशन के लिए, ओजोन परत के क्षरण के लिए। अगला क्वेश्चन, सही खाद्य कड़ी को चुनिए। सही खाद्य कड़ी, ये क्वेश्चन भी आपका देखिए जीआईसी में आया हुआ था 2015 में, और ये क्वेश्चन भी आपका जीआईसी 2015 में आया हुआ है। तो खाद्य मतलब आपको सही बताना है कौन सा है। तो पहला दिया है गिरी हुई पत्तियां, जीवाणु, कीट और लार्वा। गिरी हुई पत्तियों को जीवाणु खा सकता है क्या? और जीवाणु को कीट खाएगा और कीट को लार्वा खाएगा? लार्वा को कीट खा सकता है, कीट को लार्वा कैसे खाएगा? ये गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है ग्रास, गिरगिट, इंसेक्ट और बर्ड। आप बताइए, क्या जो गिरगिट होगा वो ग्रास को खाएगा? गिरगिट ग्रास को खा सकता है? कभी नहीं खा सकता, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा दिया ग्रास, ग्रास तो सही है, ग्रास को रैबिट खाएगा, सही है। रैबिट को क्या इंसेक्ट खा सकते हैं? क्या रैबिट को इंसेक्ट खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। फिर दिया फाइकोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन और फिश, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। फाइकोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन खाते हैं और जू प्लैंक्टन को मछलियाँ खाती हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये तालाब पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला का क्रम दिया हुआ है, ओके। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है? अब यहाँ पे कुछ कथन दिए हैं, पूछा है कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है। पहला दिया है बोथ फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स, ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिज का चक्रण दोनों। तो पहला ही बिल्कुल सही दिया है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है और खनिज चक्र का जो है चक्रण भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है तथा खनिज पदार्थों का जो है वो साइक्लिंग चलती रहती है, नियमित रूप से होता रहता है। इस पारिस्थितिकी तंत्र का जिससे जो है पारिस्थितिकी तंत्र का जो है संतुलन बना रहता है, ठीक। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। जीआईसी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वाटर बलून बनाने में सहभागी नहीं है? Which one of the following does not take part in the formation of water balloon? ऑप्शन एनाविना, नॉस्टॉक, आसिलेटोरिया या फिर पिनुलेरिया। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, पिनुलेरिया। देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाए और ज़्यादा टाइम लंबा वीडियो खींचा जाए तो आप लोग प्रत्येक लोग को 5 सब्सक्राइबर तो पर डे लाने होंगे, ठीक है। अगर आप एक दिन में 5 लोगों को शेयर करते हैं और उनसे वीडियो सब चैनल को सब्सक्राइब करवाते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। इस समय जब से LT ग्रेड का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, आप लोग का मोटिवेशन डाउन हो गया है और आप लोग ना लाइक कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो हमारा भी मोटिवेशन डाउन हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है कि अगर आप लोग लंबा वीडियो चाहते हैं कि एक दिन में 150 क्वेश्चन करवाए जाएँ जैसे LT के टाइम करवाए जा रहे थे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से लोगों से सब्सक्राइब करवाइए और खुद भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूला करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बीबी पैरी एंड प्रेजेंस ऑफ न्यूमेटोफोर आर द कैरेक्टर ऑफ। बीबी पैरी एवं
न्यूमेटोफोर की उपस्थिति किसके लक्षण है, यानी कि न्यूमेटोफोर और बीबी पैरी किस में पाया जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जितने भी हेलोफाइट्स होते हैं वो बीबी पैरी होते हैं, और कल के वीडियो में हमने देखा था कि जितने भी हेलोफाइट्स होते हैं इनमें न्यूमेटोपोर्स पाया जाता है। न्यूमेटोपोर्स क्या होता है, तो ये जो दलदली पौधे होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पौधा है दलदल में उगा है, उनमें ऑक्सीजन की कमी के हो जाती है, ये रिस्पायरेशन करने के लिए पौधे जो हैं, जड़ें जो हैं ऐसे ऐसे निकल आते हैं, और इससे क्या करते हैं, ये श्वसन करते हैं, इसी को न्यूमेटोपोर्स कहा जाता है। इनकी जड़ें जो हैं ये रिस्पायरेशन करने के लिए जब ऊपर उड़ जाते हैं तो इसी को जो है निमेटोपोर्स कहा जाता है। ये श्वसन जड़ें होती हैं, ठीक है। और ये किस में होती है, मैंग्रोव्स पौधों में होती हैं। मैंग्रोव्स पौधे कौन से कहलाते हैं, तो हेलोफिटिक पौधे यानी लवणविद पौधे जो होते हैं ये मैंग्रोव्स पौधों के नाम से जाना जाता है। इन जड़ों के माध्यम से ये क्या करते हैं, तो ये श्वसन करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जीआईसी और पीसीएस दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस जीवीय समुदाय में वृक्ष होंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोटिक कम्युनिटीज वुड हैव ट्री, टुंड्रा, टैंगा, सरब्लैंड या फिर इंटरटाइडल जोन किसमें जो है वृक्ष होंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन बी टैगा। एनवीएस पीजीटी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन कि किसमें वृक्ष होंगे, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी टैगा। टैगा जीव समुदाय में अस्पष्टता शंकुधारी वृक्षों की प्रधानता है, और यह आज भी उस मध्यजीवी कल्प यानी मीसोजोइक एरा की याद दिलाता है। यह वृक्ष पर अंडावृत बीजियों का युग था, ठीक है। यहाँ के जो प्रमुख वृक्ष थे वो चीड़, फर, लार्क, देवदार ये सभी शामिल थे। वहीं अगर टुंड्रा की बात किया जाए तो इसमें वृक्ष पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं। इस प्रकार यह सरीसृप और एम्फीबिया वर्ग के लिए उपस्थित था, ठीक है। टुंड्रा जो है यहाँ पे एम्फीबियंस, सरीसृप्स और वृक्ष भी अनुपस्थित थे। उपस्थित किसमें थे, टैगा में जो है उपस्थित थे। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, जो गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में अत्यधिक योगदान देती है। अभी हम लोगों ने देखा था ओजोन डिफ्लेशन में कौन देता है, सीएफसी देता है। अब पूछा ग्रीन हाउस में कौन सा अत्यधिक योगदान देता है, ग्रीन हाउस के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। तो एनवीएस में पूछा गया क्वेश्चन, सही जवाब कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अत्यधिक योगदान जो देती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन इसके अलावा सीएफसी, मीथेन, फ्रीऑन सभी गैसें जो हैं ये ग्रीन हाउस गैस को इफेक्ट करती हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव को इफेक्ट करती हैं। लेकिन यहाँ पे एक शब्द दिया है मोस्ट यानी अत्यधिक योगदान कौन सा देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता कहाँ से है, तो ये जो है पेट्रोलियम पदार्थ, लकड़ी जलाने आदि से निकलता है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी एनवीएस पीजीटी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ इज फाउंड चेन वाज फर्स्ट गिवन बाय, यानी जो आहार श्रृंखला में 10% ऊर्जा का स्थानांतरण नियम है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये नियम जो है 1942 में यानी 1942 में एक साइंटिस्ट थे लिंडमैन, इनके द्वारा ऊर्जा के स्थानांतरण का नियम प्रतिपादित किया गया था। इन्होंने बताया था कोई भी एक ट्रॉपिक लेवल यानी उत्पादक जो है अगर 100% यानी कि अगर मान लीजिए 1000% जो है ऊर्जा अपने पास स्टोर करता है, तो ये प्रथम जो है फर्स्ट जो है कंज्यूमर जो है उसको केवल 100 ही देगा, यानी कि 1000 का 10% ही इसको देगा, और ये अपने आगे वाले को 10 देगा, और ये अपने आगे वाले को 1 ही देगा, यानी ये अपना 10%, ये अपना 10%, ये अपना 10%, यानी ऊर्जा जो होगी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे 10% ही ऊर्जा स्थानांतरित होगी, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यह नियम किसने दिया था, लिंडमैन के द्वारा यह नियम दिया गया था। कब दिया गया, 1942 में। कब दिया गया, 1942 में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की अवधारणा प्रथमतः प्रविष्ट की गई थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी फ्लो इज एन इकोसिस्टम वाज फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोपाउंडेड बाय, किसके द्वारा जो है ऊर्जा प्रवाह की अवधारणा दी गई थी, तो उन्हीं के द्वारा जिन्होंने 10% का नियम दिया, लिंडमैन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा प्रवाह और ट्रॉपिक के मूल विचारों के स्तर का वर्णन लिंडमैन द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी विज्ञान की शाखा जो अलग अलग जीव या अलग अलग जाति का और उनके वातावरण के बीच का जैव संबंध पर विचार करती है क्या कहलाती है। अटाइकोलॉजी, सिनेकोलॉजी, पादप भूगोल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अटाइकोलॉजी। क्या कहलाएगी, अटाइकोलॉजी। किसी एक प्राणी व एक
जाति के प्राणियों के जीवन की क्रियाएं जो हैं, वातावरण के बीच का जैव संबंध, इसी को अटाइकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक जंगल में एक प्रजाति और उसके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों के रूप में जाना जाता है। स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल स्पीसीज एंड इट्स इन्वायरमेंटल इन अ फॉरेस्ट इज नोन एज। ऑप्शन फाइटोसोशियोलॉजी, फॉरेस्ट इकोलॉजी, आई नहीं आर्ट इकायोलॉजी, या फिर सिन इकायोलॉजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्ट इकोलॉजी। आर्ट इकोलॉजी पारिस्थितिकी से संबंधित एक शाखा है तथा किसी एक अंग या एक प्रजाति की परस्पर क्रिया के अध्ययन के साथ इसे प्रजाति पारिस्थितिकी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिम पर विकसित होने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? वो वनस्पति जो हिम पर यानी कि बर्फ पे विकसित होते हैं, प्लांट ग्रोइंग ऑन स्नो आर नोन एज, क्या कहलाएंगे? क्रिप्टोफाइट्स, क्रायोफाइट्स, थेरोफाइट्स या ऑक्सीलोफाइट्स। अगर बात करें स्नो पर उगने वाली वनस्पति, वो क्रायोफाइट्स कहलाते हैं। अगर पूछा जाए क्रिप्टोफाइट्स क्या होता है, तो वे पौधे जो प्रतिकूल वातावरण में जल के अंदर उगते हैं उन्हें क्रिप्टोफाइट्स कहा जाता है। थेरोफाइट्स के अंतर्गत कौन आते हैं? तो ऐसे पौधे जो सूखे या मरुस्थलीय भूमि में प्रतिकूल वातावरण के बीच अवस्था में पड़े रहते हैं, वो थेरोफाइट्स कहलाते हैं। ऑक्सीलोफाइट क्या है? तो वे पौधे जो अम्लीय मृदाओं में उगते हैं वो ऑक्सीलोफाइट कहलाते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। स्नो पर बर्फ पे हिम पर उगने वाले पौधे क्या होते हैं? क्रिप्टोफाइट कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्सिनोजन नहीं है? कौन सा कार्सिनोजन नहीं है? एक्सरे, HNO2, वायरस या फिर स्टार्च। कौन सा जो है इसमें कार्सिनोजन नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टार्च जो है ये कार्सिनोजन नहीं है। कार्सिनोजन क्या होता है? कैंसर कारक, ऐसे पदार्थ जो कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। चाहे आप बात करें एक्सरे, HNO2, वायरस, ये सभी उपस्थित में शरीर में उपस्थित होकर कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। जबकि बात करें स्टार्च की, तो ये एक पॉलीसेक्राइड है और इसमें कैंसर का कोई भी गुण विद्यमान नहीं होता है। DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है PGT में। आप लोग यूपी PGT, DSSB PGT, UP TGT, बिहार TGT, NVS, KVS, किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे बायोलॉजी पूछी जाती है, स्पेशली बॉटनी पूछी जाती है, तो उन सब के लिए इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी चैनल पे जूलॉजी और बॉटनी दोनों की अच्छी क्लासेस चल रही हैं। अगर आपके जानने में, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा है जो लेखपाल की तैयारी कर रहा है, यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहा है, तो उन तक भी ये वीडियो, ये चैनल शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारे इसी चैनल पर उसकी भी तैयारी जो है वो कराई जा रही है। आज हम लोग 30 क्वेश्चन से बढ़ के 40 क्वेश्चन तक डिस्कस किए हैं। अगर आपका प्यार और सहयोग मिला, इसी तरह से सब्सक्राइब मिलता रहा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से सहयोग मिलता रहा, तो हम जो है पर डे 50 क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।